गुड मॉर्निंग। आज हम लोग दोबारा चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडा रिबेलियन 1899-1900 और दूसरा जो चैप्टर नंबर 3 से हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सन्यासी और फकीर रिबेलियन। इसका पीरियड हुआ 1763 एंड 1800। आइए सबसे पहले हम लोग मुंडा रिबेलियन या मुंडा बगावत के बारे में देखते हैं। सबसे पहले एक जो टर्म जो इस्तेमाल हुआ, कुछ टर्म हम लोग ये जो मुंडा तहरीक या मुंडा बगावत जो पढ़ेंगे, मुंडा रिबेलियन जो पढ़ेंगे, उसमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए गए। आइए सबसे पहले उन टर्म्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले उलगुलम ये क्वेश्चन 2017 में आया माध्यमिक परीक्षा में, एमपी में 2017 में ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज मीन बाय उलगुलम। उलगुलम से आप क्या समझते हैं, ये उलगुलम क्या है, व्हाट इज मीन बाय, क्या समझा जाता है उलगुलम से। तो उलगुलम से मुराद ग्रेट रिबेलियन या ग्रेट रिवोल्ट, बड़ी तहरीक, बड़ा बगावत है, ग्रेट रिवोल्ट। और ग्रेट रिवोल्ट ये जो उलगुलम का इस्तेमाल है, ये उलगुलम का इस्तेमाल मुंडा रिबेलियन में हम लोग करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में आप देखिएगा तो हूल, हूल का जिक्र मैंने किया था, उसका मतलब भी होता है ग्रेट रिबेलियन के रिबेलियन। लेकिन वो सन्यासी रिबेलियन को हम लोग माफ कीजिएगा, संथाल रिबेलियन को हम लोग संथाल हूल भी बोलते हैं। इसी जगह से मुंडा उलगुलम भी बोल सकते हैं, यानी मुंडा रिबेलियन। दूसरा जो टर्म है बेट बेगारी माने फोर्स लेबर, जबरदस्ती किसी से काम लेना बगैर पैसा दिए। इसका इंग्लिश टर्म होगा फोर्स लेबर विदाउट वेजेस, जबरदस्ती किसी से काम करवाना बगैर पैसा दिए। उसके बाद तीसरा टर्म है खुदकठी मतलब हो गया कि कलेक्टिव ओनरशिप, बहुत से लोगों का कलेक्टिव ओनरशिप, दावेदारी जमीन पर। किस जमीन पर? मुंडा के जो बाबा वाजदाद थे उस जमीन पे मुंडाओं का कलेक्टिव क्लेम, कलेक्टिव ओनरशिप को हम लोग बोलते हैं खुदकठी। उसके बाद है अरकातियाज मतलब कि जो जमींदार हुआ करते थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे, कलेक्टर्स हुआ करते थे, ये लोग क्या करते थे कि वीकली, हफ्तावारी जो बाजार लगा करता था, वहां से लड़कियों को कीना करते थे। लड़कियों को कीन कर माइंस में, खेतों में काम पे लगाते थे। उसके बाद है दीकूस। मेरे पिछले वीडियो में आप देखिएगा तो दीकूस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दीकूस का मतलब आउटसाइडर जो लोग बाहर से आते थे, फॉरेनर्स लोग बाहर से आते थे, मतलब वो जमींदार थे, वो कलेक्टर्स थे, वो आपका रेवेन्यू वगैरह वसूल करते थे, उन सबको हम लोग दीकूस बोलते थे। उसके बाद हम लोग जो ये डिस्कस करेंगे मुंडा रिबेलियन, इसमें देखिएगा बिरसा मुंडा जो मेन लीडर हुआ मुंडा रिबेलियन का, तो उसमें उनका जो मेन जनरल है, जब उन्होंने मुंडा रिबेलियन शुरू किया तो उनका जो मेन गवर्नर, जो उनका जो मेन सिपासलार हुआ, गवर्नर हुआ, जनरल हुआ, उनका नाम है गाया मुंडा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो मुंडा रिबेलियन जो शुरू हुआ 1899 में, तो ये 1899 में जो शुरू हुआ, तो ये बगावत बहुत जगहों में फैल गई। उन जगहों के नाम है बासिया, बुंडा, चकदरपुर, कारा, तमार, तरपा, रांची, इन सब जगहों में मुंडा रिबेलियन फैल गया। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि ये जो मुंडा रिबेलियन या मुंडा जो बगावत थी, ये पहली बगावत नहीं, ये सेकेंड फेज की बगावत थी। पहला फेज का जो बगावत था वो 1890 से 1895 में चला, लेकिन पहला फेज का मुंडा रिबेलियन जो था, मुंडा बगावत जो थी, वो नाकाम हो गया था। और उसके जो लीडर जो थे, वो लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा थे। तो इस नाकाम बगावत में जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था पहला फेज में, इनको वहां से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ। तो वो एक्सपीरियंस इन्होंने सेकेंड फेज ऑफ मुंडा रिबेलियन में इस्तेमाल किया, जो 1899 में शुरू हुआ और 1900 तक चला। और हम लोग आगे देखेंगे। आइए बिरसा मुंडा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। बिरसा मुंडा जब का जो पीरियड हुआ 1874 टू 1900, ये बिरसा मुंडा का पीरियड हुआ। बिरसा मुंडा की पैदाइश 1874 में
उलीहाटू नामी एक गांव में हुई, और वो गांव कहां पड़ता है? रांची में। रांची का एक छोटा सा गांव है उलीहाटी, वहां पे 1874 ईस्वी में बिरसा मुंडा की पैदाइश हुई। उसके बाद उनके जो परिवार थे, उनके जो पेरेंट्स थे, वो शेयर क्रॉपर फैमिली, शेयर क्रॉपर यानी फसल को बांट के या शेयर करके गुजर बसर करते थे। तो ये जो हुआ वो शेयर क्रॉपर फैमिली से उनका ताल्लुक था। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम प्राइमरी स्कूल से हासिल किया, और 10 या 12 साल की जब इनकी उम्र हुई तो प्राइमरी एजुकेशन खत्म होने के बाद अपर प्राइमरी में इन्होंने एडमिशन करवाया, और वो जो स्कूल था अपर प्राइमरी का, वो क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल था, और वो स्कूल जर्मनी के क्रिश्चियन मिशनरी चलाया करते थे। तो जब बिरसा मुंडा वहां पढ़ने लगे तो क्रिश्चियन मिशनरीज के जो फिलॉसफी है, उनके जो नजरियात, उनसे बहुत मुतासिर हुए, और ये बाद में बिरसा मुंडा क्रिश्चियन धर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद इनको एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई थी, तब दोबारा ये अपने धर्म में वापस आ जाते हैं। देखिए 1895 में बिरसा मुंडा कहते हैं, या ऐसा बताया जाता है बिरसा मुंडा के बारे में, कि ये क्लेम करने लगे कि मेरे पास खुदाई ताकत आ गई। बिरसा मुंडा 1895 में इन्होंने कहा कि मेरे पास खुदाई ताकत आ गई, मेरे पास खुदाई ताकत आ गई, मतलब कि अगर मैं किसी को छू दूंगा तो अगर बीमारी उसको, तो बीमारी ठीक हो जाएगा। अगर किसी को किसी किस्म का प्रॉब्लम है, डिजीज है, फीवर है, किसी को कोई अगर सिक है, उसको छू देने से, बिरसा मुंडा अगर छू देता किसी डिजीज पर्सन को या किसी पेशेंट को, तो वो उसकी बीमारी खत्म हो जाती। ये हीलिंग टच बिरसा मुंडा में आ जाए। आप लोगों को मालूम होगा ईसा मसीह के जीसस क्राइस्ट जिनको कहते हैं, उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने एक पावर दिया था। वो पावर था क्या चीज के, वो अगर किसी को छू देते, मुर्दा को छू देते, तो वो जिंदा हो जाता। तो ये पावर उसके अंदर भी आ गया, बिरसा मुंडा के अंदर भी आ गया। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि बिरसा मुंडा अपने आप को डिवाइन पावर कहने लगा कि मेरे अंदर डिवाइन पावर आ गई, और ये घूर कर लोगों को बताते कि अब हम लोगों का जो मुंडा इलाका है, मुंडा एरिया है, यहाँ से अंग्रेजों को, यहाँ से दीपूस को, आउटसाइडर को भगाना होगा। तो रात में जाकर लोगों से मिलते, अपने फॉलोअर्स के साथ जाकर लोगों के घर में जाकर मिलते, और मिलकर लोगों को बताते कि आप अंग्रेजों को भगाने के लिए जो तहरीक है इसमें शामिल हो जाइए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इन्होंने प्रिडिक्ट किया था, इन्होंने पेशन गोई किया था कि अच्छे दिन आएंगे, गोल्डन एज आएंगे, गोल्डन एज मुंडा के आएंगे। इसके लिए उनको तहरीक शुरू करना होगा। जब तहरीक या जब बगावत शुरू हुई 1899 में, तो इस बगावत में हम लोग क्या देखते हैं कि मुंडा को 9 जनवरी 1900 यानी 9 जून 1900 ईस्वी को मुंडा हार गए अंग्रेजों के खिलाफ, और 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में रख दिया गया, और 2 जून 1900 को रांची के एक जेल में वो बिरसा मुंडा की वफात हो गई। बिरसा मुंडा को कॉलरा हो गया था, उस कॉलरे की वजह कर वो मारा गया 2 जून 1900। ये एक बिरसा मुंडा का एक छोटा सा बायोग्राफी मैंने आपके सामने पेश किया। उसके बाद आइए काउजेज में देखेंगे। नंबर 1 देखेंगे खुदकथी मतलब वही कि अभी जो हम लोग खुदकथी के बारे में पढ़े, कलेक्टिव ओनरशिप ओवर द लैंड, यानी बहुत से लोगों का एक क्लेम, एक साथ बहुत से लोगों का जमीन पर क्लेम को बोलते खुदकथी। तो ये अंग्रेज इसमें दखलंदाजी करने लगे कि हम लोग खुदकथी को नहीं मानेंगे, कलेक्टिव ओनरशिप को नहीं मानेंगे, इंडिविजुअल ओनरशिप होना होगा। एक आदमी की एक जमीन, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जमीन होगी, ऐसा नहीं, एक आदमी का थोड़ा सा जमीन होगा। ये इस पे अंग्रेज लोग राजी करने की कोशिश की, लेकिन मुंडा राजी नहीं हुए, और ये वजह बनी मुंडा रिबेलियन का। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे अराइवल ऑफ दीपूस, बाहर से लोग आए और इन लोगों को तंग करने लगे। इसके बारे में, दीपूस के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मेरे पिछले वीडियो में आप देखिएगा तो दीपूस के बारे में आपको समझ में आएगा, वहां से भी आप इसका आंसर ले सकते हैं। उसके बाद आइए डिसरिगार्डिंग द कन्वेंशनल लॉज ऑफ मुंडा। ये मुंडा लोगों का अपना कानून हुआ करता था, उस कानून के तहत वो लोग अपनी जिंदगी बसर करते थे। लेकिन जब कॉलोनियल गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया में, पर्टिकुलरली बंगाल में,
तब ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले बोले कि आपको मेरा कानून मानना होगा, मेरा लॉ मानना होगा, जिसकी मुखालफत मुंडा वाले किए। ठीक है, ये भी एक कॉज हुआ। उसके बाद बेद बेगारी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए। बेद बेगारी में जबरदस्ती किसी से काम करवाना, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स लेबर, अब बगैर पैसा, फ्री का। तो ये बेद बेगारी जब मुंडा को जबरदस्ती अंग्रेज के अफसरान करवाने लगे और आपका जमींदार करवाने लगे, तो ये बदजन हो गए मुंडा लोग और उसके खिलाफ बगावत कर दिया। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में मेरे पिछले वीडियो में आप देखिएगा, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। आइए अब देखते हैं रिजल्ट्स के बारे में, इसके क्या नतीजे निकले। तो नतीजा तो हम लोग जान गए कि 9 जनवरी 1900 को बिरसा मुंडा का जो इन्होंने जो बगावत शुरू किया था उसमें वो हार गए। और हम लोग देखते हैं कि 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए और 2 जून 1900 को बिरसा मुंडा की वफात हो गई रांची के एक जेल में। तो ये एक फेलियर था, ये जो मुंडा रिबिलियन ये फेल हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग खड़े होकर बगावत नहीं कर पाए, उनका मुकाबला नहीं कर पाए, ये फेलियर था। लेकिन एक हिस्टोरियन है, रिजल्ट में हम लोग देख रहे हैं, एक हिस्टोरियन है, उनका नाम है प्रोफेसर नरहरि कविराज। इन्होंने कहा है कि ये जो मुंडा रिबिलियन था ए ट्रूली पेजेंट रिवोल्ट, ये किसानों की बगावत थी। प्रोफेसर नरहरि कविराज साहब कहते हैं कि ये जो मुंडा रिबिलियन था असल में ये एक किसानों की बगावत थी, पेजेंट रिवोल्ट, फार्मर रिवोल्ट था। उसके बाद दूसरा देखेंगे इसके रिजल्ट में, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 1908 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक कानून पास किया जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इस एक्ट के तहत खुदकथी सिस्टम जो था, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड, इसको अंग्रेजों को मानना पड़ा और बेट बेगारी को बातिल करा दिया गया। यानी नहीं, अब किसी को जबरदस्ती फोर्स लेबर नहीं करा जा सकता फ्री में। ठीक है, इस कानून के तहत ये पूरा मामला जो ज्यादती हो रही थी मुंडा के ऊपर, यह खत्म हुआ। उसके बाद देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुंडा स्टेट। एक मुंडा स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इस मुंडा स्टेट में सिर्फ मुंडा लोगों के हिसाब से ही कानून पास हुआ। यानी मुंडा लोग अपने गांव ग्राम में पंचायत के हिसाब से लॉ जो उनका था ही उसी के हिसाब से मुंडा स्टेट को चलाने लगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिरसा मुंडा, तो हम लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा 26 साल की उम्र में उनकी वफात हो गई और डेट भी आपको मालूम है 2 जून 1900। लेकिन बिरसा मुंडा के वफात के बाद उसका असर हम लोग ये देखते हैं कि बिरसा कम्युनिटी सामने आई। बिरसा कम्युनिटी यानी बिरसा मुंडा के मानने वाले जो लोग थे, फॉलोअर जो थे, वो बिरसा कम्युनिटी कहलाए। बिरसा कम्युनिटी बिरसा को भगवान के तौर पर मानने लगे, भगवान के तौर पर उसको वर्शिप करने लगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे तो एंटी कॉलोनियल था। मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा कि ये एंटी कॉलोनियल कैसे था, अंग्रेजों के खिलाफ था। नंबर 2 में देखेंगे ट्राइबल स्ट्रगल। ये जो मुंडा वाले थे ये ट्राइबल पीपल थे, ठीक है, और ये ट्राइबल लोग अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद में शामिल हुए थे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइबल स्ट्रगल बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे गोरेला वार टैक्टिक्स। मेरे पिछले वीडियो में गोरेला वार टैक्टिक्स के बारे में है कि जब मुंडा वाले जब अंग्रेजों का फेस टू फेस मुकाबला नहीं कर सके तो छुप कर अंग्रेजों पर मुकाबला करते, इसको बोलते हैं गोरेला वार टैक्टिक्स। उसके बाद रिवाइवलिस्ट मूवमेंट से मुराद के मुंडा वालों की जो पूरा राइट्स था, उनका जो राइट्स था, उनके जो हकूक थे सब छीन लिए गए थे। तो मुंडा वाले रिबिलियन शुरू किए, बगावत शुरू किए, किस लिए, उसको रिवाइव करने के लिए, वापिस लेने के लिए हैं। तो ये मूवमेंट क्या कहलाएगा, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहलाएगा। तो इसमें हम लोग काउजेस देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, मुंडा का बायोग्राफी देखें और आपका रिजल्ट्स देखें। ये मुंडा रिबिलियन कंप्लीट हुआ। अब आइए सन्यासी और फकीर रिबिलियन जो 1763 में शुरू हुआ और 1800 तक चला। यहां तो हम लोग देख रहे हैं कि करीब 37 ईयर्स तक चला, लेकिन इसको हम लोग 40 साल मान लेते हैं, तकरीबन 40 साल तक ये मूवमेंट चला। तो पहला जो टर्म है सन्यासी, ये सन्यासी जो थे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेज या मंक हैं, इन लोगों को ओरिजिन कहां से है, इन लोगों का ओरिजिन अद्वैता स्कूल से। और अद्वैता स्कूल 18th सेंचुरी में, अद्वैता स्कूल 18th सेंचुरी का है, जो अद्वैता स्कूल शंकराचार्य ने हजार साल पहले स्टैब्लिश किया था। तो उन्हीं से इन लोगों का ताल्लुक है।
उसके बाद देखेंगे फकीर, ये फकीर हम लोग जानते हैं बेगर, इंग्लिश में इनको बेगर कहते हैं, जो मांगकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन ये फकीर जो है इनका दूसरा नाम है मुंडारी फकीर, मुंडारी फकीर भी कहते हैं। अब मुंडारी फकीर जो थे ये इनका ताल्लुक, इनका ओरिजिन कहां से है? शाहे मदार से इनका ओरिजिन है। और शाहे मदार कौन थे? शाहे मदार 14वीं सदी ईस्वी में सूफी ऑर्डर या सूफी ऑर्डर को स्टैब्लिश करने वाले शाही मदार थे। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो फकीर और सन्यासी रिबिलियन या तहरीक जो शुरू हुई, ये कहां फैली? ये फैली आपका बागुरा में, कूच बिहार में, ढाका में, दिनाजपुर, फरीदपुर, मालदा, मेमन सिंह और रंगपुर में ये तहरीक या ये बगावत फैली। इसके अहम लीडरांस के नाम बताइए, जैसे भवानी पाठक, उसके बाद देवी चौधरानी। एक क्वेश्चन आया है 2019 में क्वेश्चन आया है कि हु वाज द लीडर ऑफ सन्यासी एंड फकीर रिबिलियन। 4 ऑप्शन है एमसीक्यू में, उसमें एक आंसर है देवी चौधरानी। देवी चौधरानी सही आंसर होगा। और आपका बंकिम चंद्र चटर्जी एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट गुजरे हैं, उनकी एक किताब भी है, एक नॉवेल भी है देवी चौधरानी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ये फकीर, सन्यासी और फकीर के इनकलाब से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे, तब इन्होंने एक नॉवेल लिखा था देवी चौधरानी। और उनका जो दूसरा नॉवेल है जिसमें इन्होंने फकीर और सन्यासी रिबिलियन का जिक्र किया है, उस किताब का नाम है आनंद मठ। मतलब कि देवी चौधरानी और आनंद मठ, ये इस 2 नॉवेल में बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी और फकीर रिबिलियन या बगावत का तस्करा किया है, डिस्कस किया है। उसके बाद देखिएगा उसके दूसरे लीडर्स चिराग अली, और उसके बाद दूसरे लीडर दूसरे लीडर हो गया मंजू शाह, उसके बाद मूसा शाह। थाउजेंड्स में देखेंगे कंपनी चेंजिंग रेवेन्यू सिस्टम। कंपनी देखिए यहां पे हम लोग जो जिक्र करेंगे, यहां जिक्र क्या करेंगे कि ये जो मेंडिकेंट्स थे, ये जो फकीर और सन्यासी थे, ये लोग घूरते थे और ये फकीरी ड्रेस पहना करते थे, मांग के अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। लेकिन ये लोग हथियार भी रखते थे और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी हासिल करते थे, क्योंकि इन लोगों का नजरिया था कि अपने रिलीजन को बचाने के लिए हथियार, सन्यासी हो या फकीर, अपने रिलीजन को महफूज रखने के लिए हथियार चलाना जरूर सीखना होगा। और ये लोग घूर कर बिजनेस भी किया करते थे, और अगर छोटी जमीन मिल गई तो काश्तकारी भी किया करते थे। लेकिन जब 1765 में जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब साइन हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, अंग्रेजों का दबदबा बंगाल में कायम हो गया। और हम लोग देखते हैं 5 साल के बाद जो फैमिन ऑफ 1770 1770 का कहर बहुत ही डीप इंपैक्ट छोड़ता है, कहां? सन्यासी और फकीर रिबिलियन पर। यहां हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी का जो चेंजिंग पॉलिसी है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, ये सन्यासी और फकीर लोगों को समझ में नहीं आया और उसके खिलाफ ये लोग बगावत किए। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स सेटलमेंट पॉलिसी, वारेन हेस्टिंग का सेटलमेंट पॉलिसी जो था कि आपका सन्यासी फकीर लोगों से वो लोग रेवेन्यू टसी लेंगे, और रेवेन्यू जब नहीं देते तब उन पे जुल्म सितम किया करते, क्योंकि सन्यासी और फकीरों का ये नजरिया था कि जब मुगलों की हुकूमत थी तब हम लोगों से कोई रेवेन्यू और टैक्स वसूल नहीं किया करता था। अब अंग्रेज क्यों करेंगे? तो वारेन हेस्टिंग का जो सेटलमेंट पॉलिसी है, ये इन लोगों को नागवार गुजरी और उसके खिलाफ ये लोग बगावत करते हैं। नंबर 3 में देखेंगे पॉलिटिकल क्राइसिस। हम लोग को ये मालूम है कि जब मुगलिया हुकूमत का जब डाउनफॉल हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे दौरस असर या इम्पैक्ट देखने को मिला। बहुत सारे लोग मुगलिया हुकूमत या मुगल पीरियड में वहां एज एन एम्प्लॉय काम करते थे, सोल्जर्स थे, सिक्योरिटी गार्ड थे और बहुत से काम में मशगूल थे। लेकिन जब डाउनफॉल वहां मुगल एम्पायर का हुआ तो ये सब बेकार हो गए, और जब बेकार हुए तो बेकार जब हो गया, और उसमें ये सन्यासी और फकीर भी शामिल है, तो इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करने की बात आई। इन लोगों ने इसकी मजम्मत की, और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस था इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दखल है इस बगावत में। उसके बाद देखेंगे कॉम्युनल हार्मोनी।
कॉमनल हार्मोनी भी हम लोग देखते हैं। देखिए सन्यासी या फकीर, सन्यासी देखेंगे हिंदू भाई लोग हैं और फकीर मुस्लिम भाई लोग, लेकिन सन्यासी फकीर जो बगावत चली इसमें दोनों शामिल थे। मतलब यहाँ पे एक कॉमनल हार्मोनी की बात आती है, कॉमनल हार्मोनी की बात आती है। दोनों मजहब के लोग एक साथ मिलकर अपने वाहिद सिंगुलर दुश्मन अंग्रेजों का मुकाबला डट कर किया। उसके बाद देखेंगे कि एंटी कॉलोनियल रिवोल्ट, ये जो रिवोल्ट जो था ये हम लोग माफ कीजिएगा। उसके बाद है पिलग्रिम टैक्स। जब ये लोग अपने रिलीजियस सेंटर में जब जाते आपका सन्यासी, उन लोगों से टैक्स मांगा जाता। जब फकीर अपने रिलीजियस सेंटर में जाते इन लोगों से टैक्स मांगा जाता। तो ये भी एक वजह बनी, इसकी मुखालफत ये लोग की और ये बगावत शुरू हुई। उसके बाद फैमिन ऑफ 1770, ये 1770 का जो कहत है ये भी एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट छोड़ता है। उससे पूरे बहुत सारी तब्दीलियां आ गई, लोग बेकार हो गए और कहीं भी फसल वगैरह नहीं उगने लगा, तो वहां पे देखते सोशियो इकोनॉमी पॉलिटिकल चेंजेस आए और उसका असर हम लोग देखते हैं ये बगावत की शक्ल में उभर कर आया। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे पेजेंट रिवोल्ट। एक नाम है W.W. हंटर और W.W. हंटर साहब ने इस सन्यासी फकीर रिबेलियन को कहा है कि ये एक पेजेंट रिवोल्ट है। नंबर दो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे गोरेला वार टैक्टिक्स। गोरेला वार टैक्टिक्स मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा, गोरेला वार टैक्टिक्स के बारे में बताया गया कि ये लोग छुप छुप कर अंग्रेजों पर हुकूमत करते, क्योंकि ये फेस नहीं कर पाते थे तो छुप छुप कर अंग्रेजों पर हमला करते। उसके बाद देखिएगा एंटी कॉलोनियल रिवोल्ट, ये अंग्रेजों के खिलाफ एक तहरीक थी और मैंने कॉजेज में गलती से कह दिया था कॉमनल हार्मोनी, मतलब सन्यासी और फकीर दोनों साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किए। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कॉमनल हार्मोनी होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखें। एक वैरेन हेस्टिंग्स साहब जो बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले गवर्नर जनरल थे, इन्होंने कहा है कि द डिस्टर्बेंसेस caused by mendicants and professional beggars, इनको होता है, इसको ये लोग सन्यासी फकीर रिबेलियन को वो वैरेन हेस्टिंग्स एक बगावत नहीं समझते थे बल्कि एक डिस्टर्बेंस समझते थे। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है 2019 में कि इसके काउजेस के क्या, फेलियर के क्या काउजेस थे। तो फेलियर में देखेंगे लैकनेस ऑफ लीडरशिप, अच्छे लीडर नहीं थे यहाँ पे, लेकिन अंग्रेजों के पास अच्छे लीडर थे। यहाँ देखेंगे अंग्रेजों के पास मॉडर्न वेपन्स थे, लेकिन सन्यासी या फकीर के पास अच्छे वेपन नहीं थे। इन लोगों का जो बगावत था, रिबेलियन था, ये ऑर्गेनाइज नहीं था। ठीक है, इससे भरपूर फायदा उठाए। ये कॉजेस ऑफ द फेलियर है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है माध्यमिक परीक्षा में 2019 में 2 मार्क्स के लिए। तो ये हम लोग डिस्कस किए। आज के लिए इतना रखिए। अगर आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया मुंडा रिबेलियन और सन्यासी फकीर रिबेलियन, तो इसमें अगर किसी किस्म की परेशानी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास आपका मोबाइल है, आप मोबाइल के कमेंट बॉक्स में जाएं और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है जरूर वहां लिखकर मुझे भेजें, मैं आपको आंसर दूंगा और इसमें आप आंसर मैं जरूर दूंगा और जो मैंने क्वेश्चन बताया आप उसका आंसर दीजिए। आज के लिए इतना रखिए। थैंक यू वेरी मच।